मध्य प्रदेश के बड़वानी में अतुल पाटीदार अपने क्षेत्र के किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं। ये किसान अतुल पाटीदार के ई प्लेटफॉर्म फार्म कार्ड के जरिए खेती के सामान की होम डिलीवरी पा रहे हैं। 14 साल हो गए थे मुझे और ये स्थिति 17 लोग थे घर में, तो सुबह तुअर की दाल और शाम को मूंग की दाल। आप कितना इंपॉर्टेंस मानते हैं मार्क्स की? हमारी आज जो सोसाइटी है वो आपका स्कोर देखती है और अगला गोल क्या है कि कितने का प्लेसमेंट मिलने वाला है। अच्छा, फार्म कार्ड क्यों और कैसा स्टार्टअप है, किस तरह का स्टार्टअप? तो फार्म कार्ड में हमने लगभग 5700 किसान 18 महीने तक 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस की है हमारी टीम। मन की बात में मोदी जी ने जो आपके बारे में बोला, जो डिजिटल इंडिया का विजन मोदी जी लेके जो चल रहा है, हमने उस पर भी काफी फोकस किया है। हमें ये पता था कि किसानों तक ये ऐप और ये टेक्नोलॉजी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको ये पता था कि धीरे धीरे डिजिटल अडॉप्शन भारत का जो भविष्य होगा उसमें हमारे जो किसान हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। और अगर आप वाकई किसानों की चिंता करते हैं, ज़मीनी स्तर पर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप कर रहे हैं और स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो आज का शो आपके लिए है। और वो इसलिए क्योंकि आज हम किसानों की भी बात करेंगे, तकनीक जो कृषि में यूज़ की जा रही है उसकी भी बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि कैसे स्टार्टअप किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव और ये है आरजे गौरव टॉक्स। और आज के हमारे शो में मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहा हूं, इनको पढ़ने का बहुत शौक है। 10th क्लास में ये मध्य प्रदेश के टॉपर रहे। इन्होंने अपनी पढ़ाई उस कॉलेज से की जहां से श्री रतन टाटा जी ने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की। इनके पास मास्टर्स में 4 डिग्रियां हैं। आज मेरे साथ हैं फार्म कार्ड के CEO और फाउंडर अतुल पाटीदार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो फार्म कार्ड की जब हम बात करें, उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं, बचपन की बात करते हैं, शुरुआती दिनों की बात करते हैं। बचपन किस तरह से आपने गुजारा है आपका? बिल्कुल गौरव जी, मैं पिपलाद से हूँ। एक ये छोटा सा गांव है बड़वानी के पास। ओके। लगभग उस समय पे 50 घर थे और उस समय मैंने गवर्नमेंट स्कूल से शुरू किया था। फिर बड़वानी में पहली बार पूरे रीजन में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हुआ था। अरे वाह। तो घर वालों ने भी सोचा कि इनको यहाँ पढ़ाया जाए और इस तरीके से मैं वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गया। ओके। और फिर शुरू होती है मेरी पढ़ाई की जर्नी, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पर गया काफ़ी सोच में, बचपन से ही काफ़ी सोच में बदलाव आने लगा कि पढ़ाई का महत्व क्या है। क्योंकि घर पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लगभग सभी लोग 9वीं फेल थे। तो उस स्कूल के बाद मेजर जो चेंज आया था वो था कि मैंने वहाँ तक 8th तक जैसे पढ़ाई की थी, तो वहाँ से फिर मुझे समझ आया था कि हो सकता है कि मैं इस माहौल में जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच ना पाऊँ, क्योंकि घर में लगभग 17 लोग थे और पढ़ना कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो मैं घर से चले गया था उस समय, बिना पेरेंट्स की मर्जी के। 8वीं क्लास में? 8वीं क्लास में। आप घर से भाग गए? घर से चले गया था मैं। ओके। पैसे वैसे लेके गए? बिना पैसे? बिना पैसे, बिल्कुल, क्योंकि घर वाले मान ही नहीं रहे थे। और घर वालों ने जाने भी दिया? मतलब उन्हें तो बिना बताए गया? हाँ, तो फिर मैं एक दिन उठ के चले गया। हालांकि पास में ही शहर चले गया था, कोई ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल जहाँ पर था, तो वहीं पर चले गया। और फिर वहाँ से मैंने सारा अपनी, अगर मैं बोलूँ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, तो वो वहाँ से शुरू हुई थी। क्योंकि जैसे ही मैं गया तो एक ईगो की बात भी आ जाती है, जब कुछ करके दिखा। हाँ। तो अब उसके बाद फिर क्या करा कि मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। और उसके बाद वो जो एक 20 क्वेश्चंस की जो एक बुकलेट आती है, तो हर क्लास के लिए मैंने बनाई कुंजी। हाँ, कुंजी। और वो काफ़ी पॉपुलर हो गई उसके बाद, और हर स्कूल में उसका यूज़ होने लगा। स्पेशली वो बच्चे जो ये सोचते थे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ें, या वो पढ़ें जो परीक्षा में आए, या वो पढ़े वो परीक्षा में आए। तो वो वहाँ से आपने उनको शुरू हो गया था। और वहीं से मुझे ये भी लगा, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी ऐसी रही है कि उसके बाद मेरी पढ़ाने में भी काफ़ी रुचि रही है। और बाद में मैंने यही देखा कि जितना आप किसी को पढ़ा रहे हो उतना आप सीख रहे हो। तो मैंने उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करा कि अगर मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि वो 4 चीज़ें मेरे लिए भी रिफ्रेश हो रही है। अब मैं अगर जैसे गांव की बात करूँ, जब मैं वहाँ से निकला था तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात थी कि 14 साल हो गए थे मुझे और ये स्थिति 17 लोग थे घर में। तो सुबह तुअर की दाल और शाम को मूंग की दाल, ये 14 साल हो गए थे वहाँ।
और अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये था कि आप कंसिस्टेंटली सुबह यही खा रहे हो, क्योंकि 17 लोग हैं तो आप सबके चॉइस प्रेफरेंस अलग होते हैं, तो सीधा तुअर की दाल बना दी और शाम को मूंग की दाल ये बना दी। फिक्स शेड्यूल है? फिक्स्ड शेड्यूल है और इतने सालों तक निकल जाता है, 14 साल। 14 साल तक निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आपको जब आप बाहर देखते हो तो आपको लगता है कि आप कितना पीछे रह गए हो, और वो काफ़ी हिट किया मुझे। जिसकी वजह से आप बाहर निकले। हाँ, अच्छा, आप प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 10th क्लास में टॉपर बने। आजकल मार्क्स का बड़ा चक्कर रहता है, प्रेशर रहता है। आप कितना इम्पोर्टेंस मानते हैं मार्क्स की? शुरुआती दौर में क्योंकि मैं ये सब चीज़ें समझता नहीं था तो मैं काफ़ी पीछे, मार्क्स के पीछे था, लेकिन मैं आज उसको रेलेवेंट नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि अगर मार्क्स आ रहे हैं तो खूब से खूब ये दिख जाएगा कि आप डिसिप्लिन्ड हो, मतलब कुछ स्किल्स जरूर डेवलप होते हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना वो बिल्कुल गलत है। और यही एक कारण है जो हमारी आज जो सोसाइटी है वो आपका स्कोर देखती है और अगला गोल क्या है कि कितने का प्लेसमेंट मिलने वाला है। अब समस्या ये आ जाती है कि ये सोच के कारण बच्चा आगे ही नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बहुत बार मार्क्स लाना अपने आप में एक स्किल सेट है, पढ़ाई करना अपने आप में एक अलग स्किल सेट है, और चीज़ों को सीखना अपने आप में एक अलग बात है। तो ये सारा काफ़ी वेरिएशन इन चीज़ों को मानता हूँ। और एक और चीज़ मैंने ये देखी है कि जैसे जैसे मैं सीखने पे ध्यान देते गया वैसे वैसे मार्क्स मेरे अपने आप बढ़ते गए। तो मैं एक थियरी पे विश्वास करता हूँ कि एक होता है आपका डायरेक्ट आउटकम और एक होता है इम्प्लाइड आउटकम। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सब इम्प्लाइड आउटकम पे फोकस करने लग जाते हैं, जैसा कि मार्क्स कितने आए आपके, 100 में से मार्क्स कितने आए, है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक्चुअल आउटकम जो है उस पढ़ाई का, वो आपने सीखा कितना है वो है, और मार्क्स जो आते हैं वो इम्प्लाइड आउटकम है। अगर आपको आता है तो मार्क्स आ ही जाएंगे। तो ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे हिसाब से एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके। आगे बढ़ने में फैमिली बैकग्राउंड जो होता है उसका रोल कहीं ना कहीं है। आपका फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया, लेकिन इसके बावजूद जब आप 8वीं क्लास में भाग गए घर से, कोई ऐसी चीज़ जो आपने इन बिटवीन सीखी हो फैमिली से या आपके माता पिता से कि ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है? तो एक लाइन है जो काफ़ी मेरे जीवन पे जिसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, और वो है कि अगर पूर्वजों की राह पर चलेगा तो बता मूर्ख उनसे आगे बढ़ेगा कैसे। तो वो जो लाइन है वो एकदम घर कर गई, क्योंकि क्या हुआ था कि सबके घर वाले एक डायरेक्शन देते हैं, चीज़ें बताते हैं। तो एक बुक थी शिव खेड़ा की जीने के उसूल, उसमें ये लाइन शायद गालिब के द्वारा लिखी हुई थी, तो उन्होंने वो कोट्स कलेक्ट किया है। तो वो मेरे दिमाग में घुस गया था कि अगर मुझे इनसे आगे बढ़ना है तो कुछ इनसे अलग करना पड़ेगा। और वहीं से फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई कि मैं देखता था कि अच्छा इनकी क्या सोच है और मुझे क्या करना है। तो मैं वहाँ वेरिएशन देने लग गया था। तो पेरेंट्स को भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ा तो देते हो और वो काफ़ी आगे भी चले जाते हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह जाती है कि उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि उनको करना क्या है। तो फिर इनका जो जितना भी आपने पढ़ा है लिखा है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अच्छा, आपने मतलब स्कूल टाइम पे ही 10th 12th तक की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ सीख लिया, काफ़ी कुछ देख लिया था। कॉलेज की शुरुआत कहाँ से हुई आपके? तो मैं कॉलेज मैंने चेन्नई से बीटेक किया है। ओके। और उसके पहले 11th 12th में मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी। 10th में मैंने स्टेट टॉप किया था, लेकिन उसके बाद मेरा 11th 12th में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा? मन तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं जैसे कि और बड़ी सिटी जैसे मूव हो रहे थे, घूम फिर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी चल रहा था उस समय। और एक और समस्या थोड़ी सी ये हो गई थी, जैसा मैंने बोला था कि थोड़ी सी अर्निंग शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे पैसे आ गए थे जिंदगी में। हाँ, तो वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कम लग रही थी। हाँ, तो वो उस उम्र में ये चीज़ समझ नहीं आती है बहुत बार। तो उस चक्कर में मैं रेगुलर स्कूल तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैं स्कूल ही नहीं गया। साल भर स्कूल नहीं गया। 11th में भी सिर्फ एग्ज़ाम देने गया, 12th में भी सिर्फ एग्ज़ाम देने गया, और वहाँ कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी नीचे चले गए हैं, अब ऊपर उठना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा, क्योंकि
11वीं 12वीं तो अच्छा नहीं रहा था, मार्क्स भले ही अच्छे आए हो, क्योंकि वो ट्रिक तो पहले ही सीख लिया था मैंने। तो मैं काफ़ी सीरियस हो गया था लाइफ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, और मुझे ऐसा लगा था कि अगर अब कुछ नहीं करेंगे तो गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। तो मैं हॉस्टल से कॉलेज, क्लास से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से हॉस्टल, ये पूरा साल मेरा निकल गया। फर्स्ट ईयर और इंजीनियरिंग के बैच में 8,400 स्टूडेंट्स थे। काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहा, और वो कॉलेज भी ऐसा था कि जो IITs और वो क्रैक नहीं कर पाते वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी बात का गम रहता ही है, तो वो उस तरीके का फिर वो एफर्ट भी डाल रहे थे। तो मैं भी उस मोड में चले गया, मतलब दिन रात पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं, 6-6, 7-7 दिन, मतलब 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। तो उसके बाद भी फिर मैंने देखा कि वहाँ पर फिर मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि यार फिर भी मतलब एक 8.8 ही आया 10th आउट ऑफ 10 में से। हाँ, 10 में से 8.8 आया। इट्स वेरी डिसेंट, मतलब इतने में तो दो लोगों के। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा family लगा चल कि जाती है। जितनी मेहनत मैंने की थी हाँ। उससे कहीं पीछे रह गया मैं। तो फिर मैंने अपने आप को और थोड़ा सा, अब ये जानबूझ के नहीं, अपने आप होने लगा, तो और थोड़ा सा लूज हो गया, तो 8.89 हो गया, और थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू किया तो 9.2 हो गया। तो एक वो बैलेंस बनना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई से, किससे, मतलब पढ़ाई से बाहर निकलना शुरू किया पढ़ाई या शेड्यूल से? हाँ, शेड्यूल से बाहर निकला, दोस्तों से मिलना शुरू करा, बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जैसे इससे नंबर बढ़ने लगे, उससे नंबर बढ़ने लगे। जब आप सिर्फ दिन रात पढ़ाई कर रहे थे तब नंबर कम आ रहे तब नंबर कम आ रहे थे। तो ये एक बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो वो 8.8 को मैं 5th सेमेस्टर में 10th तक चले गया, और वो एकदम प्रोपोर्शनल था, मतलब जैसे जैसे मैं मस्ती बढ़ते गई जीवन में वैसे वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा बात क्वालिटी की आ जाती है उसके बाद, क्वांटिटी की नहीं है। तो वो जितने भी समय में पढ़ रहा था और भी अच्छे से पढ़ पा रहा था। तो एक हमारा जो माइंड है, इसको बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सोचें कि एक काम पूरी शिद्दत से कर लें और बीच में अगर हम बाकी चीज़ें मिक्सअप नहीं करते हैं, तो वो उस तरीके का आप रिजल्ट नहीं ला पाओगे। शायद इसलिए बोला जाता ना कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली लो, बट बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। और वहीं से उसके बाद मैंने पढ़ाई को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके बाद यही एक मेजर मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे एग्ज़ाम का थ्रिल पसंद है। जैसे लोगों को अपने अलग अलग थ्रिल होते हैं, तो मेरे लिए एग्ज़ाम का थ्रिल है कि एग्ज़ाम होता है तो मुझे मज़ा आता है। अरे वाह। और क्योंकि ये पूरी उसके बाद जैसे मैंने 4 मास्टर्स डिग्री भी की है, तो उसके बाद क्या हुआ था कि मैं पढ़ाई नहीं करता था एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं ये चेक करता था कि मेरा लॉन्ग टर्म एक्वायर्ड नॉलेज जो है वो कितना है। तो वो क्योंकि मार्क्स के लिए तो पढ़ता नहीं था मैं, तो स्किल और नॉलेज, हाँ, स्किल और नॉलेज। तो वो उसके बाद से एक वो जुनून बन गया था कि आज भी अगर मौका मिले तो मैं फिर से पढ़ाई करूँगा। 4 मास्टर्स आपने की, और मैंने सुना है 18 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं विदेश में, उनमें आपने अप्लाई किया, और 18 में से 18 में अप्लाई करने के बाद रिजल्ट भी सब में पॉजिटिव रहे? हाँ, सब में पॉजिटिव रहे। कौन सी चुनी फिर आपने? तो मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ओके। तो वहाँ पर मैंने सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन, बेसिकली एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में MS किया है। तो वो उस समय पर जो, हाँ, जिस पे वो रिसर्च कर रहे थे, वो उस फील्ड में मुझे जाना था। तो मैंने वो चूज़ किया उस समय। अच्छा, स्टार्टअप की तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा। हर बड़े स्टार्टअप के पीछे कुछ छोटे स्टार्टअप छिपे होते हैं। तो फार्म कार्ड आपका पहला स्टार्टअप है या उसके पहले कुछ और आपने किया? उसके पहले काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। पहला स्टार्टअप कौन सा था आपका? तो पहला था मेरा सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन में था। उसमें हमने क्या किया था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रेन चिप डिज़ाइन की थी, जो पेशेंट्स एपिलेप्सी और पार्किंसन जैसे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए हमने एक सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन किया था। तो उसके पीछे थियरी ये थी कि अगर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें अगर हम एग्जैक्ट न्यूरॉन जैसे पिन पॉइंट करते हैं कि कहाँ पे डिसफंक्शन हो रहा है दिमाग में, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ये समझने में कि उसको ट्रीट कैसे किया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बिना मेडिकेशन के वो ठीक हो जाए। तो वो पहला स्टार्टअप था, और वो पहला ही स्टार्टअप काफ़ी सक्सेस रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस स्टार्टअप से एकदम गलत समय पर बाहर हो गया था। क्योंकि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट के जैसा शुरू हुआ था, और लगभग 1.5 साल तक हम लोग इस पर दिन रात काम कर रहे थे।
और क्योंकि ये हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है तो इसमें ये कनाडा और यूएस में हम लोग ये काम कर रहे थे, तो बिना एफडीए अप्रूवल के आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो एफडीए अप्रूवल के लिए हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं समय लग रहा था उसमें। तो मैं उस दौरान ऐसे लोगों से मिला जो जैसा नहीं होता कि इंट्रोस्पेक्शन होता है, समझते हैं कि करें क्या करें। तो उस समय ऐसे लोग मिल गए थे मुझे जिनका ये कहना पड़ रहा था कि यू शुड नो व्हेन टू क्विट, है ना। ये मुझे भी मिले। और मैंने सोचा हो सकता है कि यही समय हो। सही बोल रहे हैं कि इसको क्विट हाँ, करना चाहिए अब, क्योंकि रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं और जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसी दौरान मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली। आइडिया कुटर करके कंपनी है जो इनोवेशन मैनेजमेंट में है, और उन्होंने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी उस टाइम। HTC के लिए हम लोग स्मार्टफोन डिज़ाइन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे लीड की उस टाइम, बोला कि आप आ जाओ। तो अब एक तो यहाँ पर ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और उसके बाद फिर यहाँ पर चीज़ें इधर अच्छी नहीं चल रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यही समय है, यही समय है, सही समय है क्विट करने का। हाँ, तो आपने वो स्टार्टअप क्विट कर दिया? मैंने क्विट कर दिया और 6 महीने में उसको फिर से $5 मिलियन फंडिंग आ गई और उसके बाद वो एक्वायर हो गई। तो आप मतलब पूरी तरह से क्विट हो चुके थे, मतलब सारी इक्विटी छोड़ दी थी? पूरी तरह से क्विट हो चुका, कुछ भी पार्ट नहीं रखा था? कुछ भी पार्ट नहीं था। आपको तो कुछ भी नहीं मिला फिर? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो ये कभी कभी ये होता है जीवन, क्या होता है कि हमको ये बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि नेवर अंडर एस्टिमेट लक एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत बार किस्मत का खेल होता है और बहुत बार अपॉर्चुनिटी का। जब दोनों चीज़ें बैठ जाएं तो आप सक्सेस हो जाते हो। तब उस समय पे ये मैं समझ नहीं पाया, तो वो हाथ से निकल गया। अब उसके बाद 2 और स्टार्टअप करे जो फेल हो गए, और उसके बाद अभी करंटली हमने फार्म कार्ड किया। पिछले 7 साल से ये चल रहा है। आपने बताया कि फार्म कार्ड आपका 4th स्टार्टअप था। 3 स्टार्टअप उसके पहले रहे, एक में तो आपसे गलती हुई कि आप क्विट कर गए। तो ये जो पिछले 3 स्टार्टअप्स रहे, उन्होंने आपको क्या सिखाया, उनसे क्या लर्निंग्स आपकी रही? सबसे बड़ी लर्निंग मैं ये बोलूँगा, और ये सारे उन्हीं लोगों के लिए जो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। किस्मत होती है कि आप कभी कभी 1 साल में ही सक्सेस हो जाते हो, बट जब हम एक स्टार्टअप देखते हैं तो एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, और जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है तो एक मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग उसमें ये रही है कि आपको भविष्य की समस्याएं सॉल्व करना है। क्योंकि आज की जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज पहले सोच चुके हैं, और हो सकता है कि उन्होंने सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं, बस वो मार्केट में आने हाँ, मार्केट में आना बाकी है। और फिर जब अब आपकी स्टार्टअप की जब आप बात करते हो तो अभी तो पूरी प्रोसेस बाकी है। आप पूरा उसको रिसर्च करोगे, पूरा समझोगे, तब तक हो सकता है कि 1 या 2 साल भी लग जाए आपका प्रोडक्ट मार्केट में आते आते। तो हो सकता है तब तक वो प्रॉब्लम रहे ना, रही नहीं। हाँ, क्योंकि जिस स्पीड से मार्केट में चेंज आ रहा है, तो हमको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका फ्यूचर प्रूफिंग करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आगे रेलेवेंट रहेगा भी या नहीं। वेरी नाइस। तो एक ये हो गया। सेकंड, मैंने क्विट करने वाली बात बताई थी। क्या होता है कि स्टार्टअप, लोग बोलते हैं कि एक आइडिया है, रियलिटी में ये है कि आप मार्केट में गैप देख रहे हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप स्टार्टअप को एक माइंडसेट, सही माइंडसेट से जब आप उसको अप्रोच करते हो, तो एज अ फाउंडर आप ये देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको मैं कंटिन्यूअसली सॉल्व कैसे करता रहा। तो मैं हर बार ये चीज़ भी बताता हूँ कि आपका जो स्टार्टअप है वो आपके टीम पर काफ़ी निर्भर करता है। आपकी टीम कैसी है और उनका माइंडसेट कैसा है और किस तरीके का वो पर्सपेक्टिव रखते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से अप्रोच करोगे तो आप कंटिन्यूअसली देखते जाओगे कि अलग अलग समस्याएं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें गलत डायरेक्शन में भी जाएगी, तो आप उसको सही करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब स्टार्टअप को एक प्रोडक्ट माइंडसेट से देखा जाता है कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट फेल मतलब स्टार्टअप फेल। तो एक ये भी समझने वाली बात है यहाँ पर कि आप एक्चुअली आप एक प्रॉब्लम को एक गोल माने कि हम मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कितने आगे की सोचना चाहिए एक स्टार्टअप करने के पहले? तो जनरली मेरा ऐसा मानना है कि आपको 5 साल तो मिनिमम का एक सही तरीके से एक फोरसाइट एनालिसिस होना चाहिए कि जैसे आज आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हाँ, वो क्या 5 साल बाद प्रॉब्लम रहेगी? हाँ, और उसकी क्या इंटेंसिटी रहेगी, क्या तब भी उसका मार्केट पोटेंशियल रहेगा। तो ये भी समझना जरूरी है।
तो एक तो ये था। सेकंड, जब मैंने बोला क्विट करने वाली जो बात थी, तो बहुत बार ये आपको पता नहीं होता है कि आप आपके गोल के कितने नज़दीक हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि अगर उस टाइम पे 6 महीने या साल भर और मैं कोशिश कर लेता तो वो वापस जो सक्सेस मैं आज रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो तब मिल गई होती। और वही कंपनी आज काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बेसिक जो हमारा स्टार्टअप था वो तो सिर्फ बेसिकली न्यूरॉन्स को समझ रहा था, ब्रेन वेव सिग्नल समझ रहा था, लेकिन उन्होंने अब वो उसको IoT, डेटा साइंस और ये सब ले आए कि अब ये लाइट मैं सोच के बंद चालू कैसे करूँ, ये कैमरा मैं सोच के बंद चालू कैसे करूँ। तो वो उस पे काम, उस प्रोडक्ट को उन्होंने उधर स्विच कर दिया कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको मैं सिर्फ सोच के कैसे कंट्रोल करूँ। ओके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम पर हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमको सही प्रॉब्लम मिल गई थी और सही सॉल्यूशन भी मिल गया था। बस समय का खेल था कि आपने वेट नहीं किया। हाँ, और वो चीज़ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से वो निकल चले गई। गए। अच्छा, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के पहले जैसा आपने बताया कि एक विज़न हो कि आप 5-10 साल आगे का सोच के करें, इसके अलावा क्या आपसे कुछ और गलतियां हुई जो आपने की और आप चाहते कि जो अब स्टार्टअप करना चाह रहे हैं वो गलतियां ना दोहराएं? जैसे आपने बोला कि गोल के नज़दीक रहकर आपको ही रियलाइज़ करना होगा कि आप कितने दूर या कितने पास हैं उससे, वैसी कुछ और चीज़ जो आपको लगता है कि ज़रूरी है? बिल्कुल। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आपका मार्केट और कस्टमर समझना। बात सब करते हैं इसकी, लेकिन जब स्टार्टअप में बात आती है तो बात सबसे पहले वो आइडिया की करते हैं। आइडिया सबके पास है, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, आपको दिन में 200 आइडिया बता देंगे, लेकिन आइडिया से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक, आप समझ लो कि बात करके अच्छा लगने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर जब एग्जीक्यूशन पे हम आएंगे तो वो कितना, हाँ, तो वहाँ पर चैलेंज आ जाता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ स्टार्टअप इज़ नॉट एन आइडिया। तो अब जब अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही समझना है तो आपको सबसे पहले इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ेगी। अच्छा, फार्म कार्ड क्यों और कैसा स्टार्टअप है, किस तरह का स्टार्टअप है? फार्म कार्ड की बात बताता हूँ। तो फार्म कार्ड में हमने लगभग 5700 किसान 18 महीने तक 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस की हैं हमारी टीम ने। और तब भी हमने ये नहीं सोचा था कि हम इसको कमर्शलाइज करेंगे या स्टार्टअप शुरू करेंगे। तब हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से गए थे कि हम समझना चाह रहे हैं कि आपका बिहेवियर, माइंडसेट कैसा है, आपकी डे टू डे लाइफ कैसी है किसानों की। और सिर्फ ये समझ के हमने सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी कि ये इनसाइट्स हैं इसमें, ये एक्शंस हैं। और फिर वो जो रिपोर्ट आई वो हमने गूगल को प्रेजेंट की थी। गूगल फॉर स्टार्टअप्स हो गया, या पहले गूगल फॉर एंटरप्रेन्योर्स था शायद। तो वहाँ पर टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स इनिशियल फेज में जो थे उसमें हम सिलेक्ट हो गए ग्लोबली। और वहाँ से फिर एक कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन आया कि हमने जो अभी तक जो प्रोसेस फॉलो की थी, ये सारी जो हमारी लर्निंग्स मैंने जो पिछले 3 स्टार्टअप से इसमें अप्लाई की थी चीज़ों को समझने में, कहीं ना कहीं वहाँ जब मैं इन लोगों से मिला तो मुझे पता चला कि हाँ, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। जर्नी इसकी किस तरह से शुरू हुई फार्म कार्ड की, कैसे ये स्टार्टअप बना? मतलब जब हम इस फील्ड में आए थे, जब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में हमने ये डिसाइड किया था कि हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। अब क्या करेंगे, हम किसानों से मिलेंगे, समझेंगे क्या समस्याएं हैं, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे लोग बोलते थे कि आप कुछ भी कर लो, ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे किसान क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं, टैक्स भी नहीं है। हाँ, और आज भी लोगों की सोच इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली उस फील्ड के लिए। तो अब उसमें रिसर्च में हमने छोटी छोटी माइंडसेट वाली चीज़ें समझने की कोशिश की कि जैसे कि एक चीज़ ऐसी है जो सबको आती है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, बेगर हो, किसान हो, या मैं हूँ या आप, और वो है पैसे गिनना। तो हमने ये पैसे गिनने वाले सिस्टम को टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया कि अगर आपको पैसे गिनना आता है तो आप हमारी टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड था कि एवरीवन नोज एवरीवन। जैसे अगर कोई से एक छोटे से गांव में है ना, ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि सब एक दूसरे को जानते हैं। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग इनसाइट भी रहती है कि लगभग एक छोटे गांव में 25% के लगभग लोग आसपास के शहर
में जाते हैं रोज, या तो कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, वो जा रहे हैं। हाँ। तो ये इस टाइप की इंसाइट निकली। तो वहाँ पर हमने सोचा कि लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं जो लोग जा रहे हैं उनका उपयोग करके हमने एक U2U डिलीवरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लॉन्च किया था, यूज़र टू यूज़र डिलीवरी, कि आप एक गांव में भी दूर तक कैसे डिलीवरी दे सकते हैं। तो बेसिकली जो फार्म कार्ट है, ये एक हमारा जो आइडिया है वो एक प्रॉब्लम, हमने 60 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी थी। तो आज मतलब एक एग्रीटेक इनोवेशन कंपनी की तरह हम इसको ऑपरेट करते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में हम अलग अलग इनोवेशन कैसे ला पाएँ। और वो सारे इनोवेशंस का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है कि किसानों के जीवन को कैसे सरल बनाना। तो इसमें फिर हमने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जो है इसको बोलते हैं UIC, यूनिक आइडेंटिटी कोड। क्या होता है ये UIC कार्ड, किस तरह से काम करता है? तो एक 9 डिजिट कोड होता है। तो जैसा हमारा आधार कार्ड हो गया वैसा का वैसा एक हमने ये कार्ड बना दिया है, जिसमें किसान अपनी सारी जानकारी जो है खेतों के बारे में, पिछले 5 सालों में क्या फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड आपने यूज़ किया है, किस टाइप का क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं, क्या इनकम लेवल्स हैं, आपके सॉइल की क्या क्वालिटी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें एक सिंगल जगह पर स्टोर हो जाती है। तो जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अब मान लो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप हमारी टेक्नोलॉजी को प्लग इन कर सकते हो। तो जैसे ही वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर आएगी, सिस्टम्स को अपने आप समझ आ जाता है कि ये किसान का किस प्रकार की खेती करते हैं, किस प्रकार के इनको प्रोडक्ट्स लगेंगे, क्या इनकम लेवल्स हैं। तो वो सारी चीज़ें सिस्टम अपने आप समझने लग जाता है। और उसके बाद अब जो नए मॉडल्स हमने तैयार किए हैं, डेटा साइंस और AI बेस्ड मॉडल्स हैं, जो अब आपको वीक बाय वीक ये बता देते हैं कि आपको खेत में क्या करना है। तो रिकमेंडेशन, एक पूरा क्रॉप साइकिल रिकमेंडेशंस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी कंपनी या किसी बड़ी हस्ती ने अप्रोच किया है आपको अभी तक? अब इसमें एक अच्छा एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। टेस्ला के जो को-फाउंडर हैं मार्क टार्पनिंग, तो जब मैं ये रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा था फार्म कार्ड की उस समय, तो वो भी ऑडियंस में थे। तो उन्होंने लिंक्डइन पर, क्योंकि मैं उनसे कहीं लंबे समय से मैं मैसेज कर रहा था, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था उनके बारे में कि वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जो भविष्य है अगले 8 से 10 साल जो है वो एग्रीकल्चर के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे मिलना चाह रहा था, तो कभी रिप्लाई नहीं आया। और जैसे ही मैंने वहाँ प्रेजेंट किया था, वहीं पे उनका लिंक्डइन पे मैसेज आ गया कि आई एम सिटिंग इन द ऑडियंस, आई लाइक्ड व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड, लेट्स मीट फॉर लंच। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन भी मिला मुझे। आप मिले फिर उनसे? मैं मिला, लेकिन लंच के लिए नहीं मिल पाया, क्योंकि हुआ क्या था कि वो मैसेज में मिल लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उन्होंने मुझे मैसेज किया है। वो मैसेज मैंने बाद में पढ़ा। ओके। तो वो ऑडियंस में जब बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे हाय और ये हो गया था। तो जनरल मीटिंग हो गई, जनरल मीटिंग हो गई, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो अप्रोच कर चुके हैं लंच के लिए। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। फिर वहाँ पर कुछ वापस ब्राज़ीलियन कंपनीज भी थी जिनको ये रिसर्च रिपोर्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा, मुझे याद है मैंने पहली बार फार्म कार्ड के बारे में सुना था मन की बात में। मोदी जी ने मध्य प्रदेश का नाम लिया, बड़वानी का नाम लिया, तो मेरे को तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं अपना पॉडकास्ट करूँगा तो उसमें इस स्टार्टअप को ज़रूर लेके आऊँगा। और आज आप मेरे साथ हैं। आपको क्या लगता है, मन की बात में मोदी जी ने जो आपके बारे में बोला, क्या मोदी जी तक आपका नाम पहुँचा कैसे होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता कि नाम कैसे पहुंचा। लेकिन उस समय हम लोग, जैसे कोविड में लॉकडाउन्स चल रहे थे, काफ़ी प्रोटोकॉल्स थे, तो तब मुझे याद है कि मतलब किसी भी कंपनी या कुछ भी, सबको पता है कि ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय हमको ये भी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि वो सोइंग का टाइम था, बीज बोने का समय था, और अगर किसानों तक सही चीज़ें नहीं पहुँचेगी तो उनका तो पूरा साल ख़राब हो जाएगा। तो हम तब भी लगातार ये सारा काम करते रहे। तो एक ये कारण होगा। सेकंड, मुझे लग रहा है कि एक और था कि जो डिजिटल इंडिया का विजन मोदी जी लेके जो चल रहे हैं, तो हमने उस पर भी काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि हम लोग हमें ये पता था कि किसानों तक ये ऐप और ये टेक्नोलॉजी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन
हमको ये पता था कि धीरे धीरे डिजिटल अडॉप्शन आएगा। आज हमारे पास 2.5 लाख किसान हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन 2.5 लाख किसानों के जीवन में तो बदलाव आ ही रहा है। और वो उस टैग से जुड़ के हाँ, और काम उस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो वो एक स्लो अडॉप्शन है इस इंडस्ट्री में, और आगे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल इंडिया के विजन में भी फिट होता है कि जैसा भविष्य, भारत का जो भविष्य होगा उसमें हमारे जो किसान हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मोदी जी ने आपका नाम लिया मन की बात में, उसका कुछ और फायदा आपको लगा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि जब आप मोदी जी के शब्दों में, जब उनके बोल में अपना नाम सुनते हो, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन अलग लेवल पे हो गया होगा आपको। हाँ, तो एक वो ये लगता है कि हाँ यार, डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही है। तो वो इन सब बड़े बड़े लोगों से एक ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बदलाव का काम करना इतना आसान नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, कि हमने जब शुरुआत की थी तो 8 लोग थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी, यूएस, कनाडा में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन, फेसबुक, तो यहाँ के ये जो 8 लोग थे टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप कंपनीज़ के, इसमें से 6 इंडियन थे। तो वो एक कहीं ना कहीं सोच रही थी यहाँ से वहाँ जाने पे कि देश के लिए हम कुछ करेंगे, और वहाँ से हमने ये शुरुआत की थी। और जैसे ही मन की बात में जैसे नाम आया, सबके लिए कि और भी अधिक मेहनत से काम करने की एक प्रेरणा बनी। और फिर एक और इवेंट में भी मैं गया था जहाँ पे मुलाकात हुई थी मेरी, मोदी जी आए थे, उसमें राष्ट्रपति जी थे, तो उसमें सरीनाम और गयाना के भी प्रेसिडेंट्स थे। तो उनको यूआईसी के बारे में बताया गया था, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उनको भी ये काफ़ी अच्छा लगा था। और वो ये चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, कभी भी किसी स्टार्टअप की बात जब हम करते हैं तो स्टार्टअप वर्ड के साथ ही जो दूसरा वर्ड जुड़ा है वो है इम्पैक्ट। आपको क्या लगता है कि फार्म कार्ड ज़मीनी स्तर पर किस तरह से किसानों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है? मैं जब भी फार्म कार्ड की बात करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि हम सोशल इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो किसान है, कि हम उनके लिए या उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए ऐसा क्या कर पाएँ जिससे आगे, आज ही नहीं आगे की जनरेशन्स में भी बदलाव आए। तो जब हम किसानों की बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक सोच, क्योंकि पूरे देश ने, मतलब ये बार बार ये बात उनको बोली गई है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर बहुत बार ऐसे ऐसे शब्द सुने होंगे कि किसान लोन वापस नहीं देता। तो ये सब सोच के कारण किसानों का खुद का अपना माइंडसेट पीछे रह गया है, और कहीं ना कहीं एक लेस एजुकेशन का होने से भी ये हुआ है। और उसके कारण क्या होता है कि वो एक ग्रोथ माइंडसेट की तरह जी नहीं पा रहे हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं, वो खुद ही मान लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, और उस कारण से वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो फार्म कार्ड, हम उनकी सोच को बदलना चाहते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं। और एक और सवाल बार बार आता है वो टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी ही क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले 50 साल उठा के देखेंगे और ज़्यादा उठा के देखेंगे तो कोई सी भी इंडस्ट्री उठा लो आप, ऑटोमोटिव हो गया, बैंकिंग हो गया, रिटेल हो गया, जैसे ही टेक्नोलॉजी आई उस इंडस्ट्री ने स्पीड पकड़ ली। क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक ऐसा मीडियम है जो आपके काम को कन्वीनियंट बनाता है, स्केलेबल बनाता है, और रीच बढ़ाता है। तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि क्यों टेक्नोलॉजी का एज अ मीडियम हमको यूज़ करना चाहिए। और अगर हम एग्रीकल्चर को देखेंगे तो आज से 100 साल पहले भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, और आज से कुछ साल पहले तक भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। तो इतना वेरिएशन नहीं आया। लेकिन जब आप बैंक की बात करेंगे तो कहाँ आप वहाँ लाइन में लगते थे 100 रुपये जमा करने के लिए, आज डिजिटल हो रहा है सब कुछ। और हो सकता है कि आज आपको सालों तक बैंक ही ना जाना पड़े। तो वो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का जो बदलाव आया है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, हमको, हम जो ग्रोथ सोचते हैं कि जो एग्रीकल्चर को जितना आगे बढ़ाना है, क्योंकि भविष्य जो भारत का, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और आगे जो भविष्य है वो भी एग्रीकल्चर का है। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए किसानों को टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन भी
बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। और उसमें फार्म कार्ड अच्छा काम कर रहा है अभी। और इसी कारण से हम जितने भी सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सारे किसानों को के माइंडसेट्स को देखते हुए डिज़ाइन करते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे क्या होता है कि किसान एक चीज़ लेने के लिए 5 जगह जाता है और प्राइस देखता है कि ये 500 रुपये की चीज़ कोई 497 में दे रहा है, कोई 505 में दे रहा है। मतलब एक बेसिक चीज़ नहीं थी, प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि कौन सा प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस कितना सही प्राइस है। उसके बाद उनकी खेती करने में भी कहीं पे कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं आ रहा था। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम ला रहे हैं जो किसानों को उनके जो डे टू डे लाइफ, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसकी क्वालिटी ये सारी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करेगी। मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को सुना है और बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी सुना है, लेकिन एक जो बारीक सा उसमें गैप है दोनों के बीच में, फ़र्क है जो, उसको बहुत कम लोग समझते हैं या शायद समझना नहीं चाह रहे हैं। जैसे स्टार्टअप किसी एक समस्या का समाधान, बिजनेस आइडिया को हम स्टार्टअप बोलते हैं हमारे देश में। आपने कभी इस फ़र्क को महसूस किया है? बिल्कुल। इसमें अगर हम देखेंगे एक एमएसएमई और स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने इस बात को। तो स्टार्टअप मैंने अपनी एक सिंपल शब्दों में मैंने एक्सप्लेन करना सीख गया हूँ। जब हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि स्टार्टअप को हमको अगर एसेस करना है या समझना है तो आपको उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखना है। और जब एमएसएमई की बात आती है तो उसका आपको हिस्ट्री और करंट सिनेरियो देखना है। तो स्टार्टअप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर कर जिसकी मार्केट में सॉल्यूशन की ज़रूरत हो उसको सॉल्व करता है और एक विजन लेके चलता है कि आगे हम और इसको कितना इम्पैक्ट पर्सपेक्टिव से इसको आगे और कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एमएसएमई एक बिजनेस मॉडल होता है, महत्व दोनों का है, लेकिन आज एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ वो है स्टार्टअप और एमएसएमई में कन्फ्यूजन। इवन जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टार्टअप स्कीम के नाम पे वो एमएसएमई के अंडर दे रहे हैं। तो जब भी मान लो ये अलग अलग ग्रांट्स या फंड जो गवर्नमेंट से आते हैं स्टार्टअप्स के नाम पे, तो बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो एमएसएमई के अंदर हैं जो स्टार्टअप के नाम से फंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर बिठाया है वही गलत है। तो वो तो स्टार्टअप वाले को मिलेगा ही नहीं फंड, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होगा उसके लिए। एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि स्टार्टअप, अब आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हो वो ये है कि पिछले 5 साल की बैलेंस शीट और पीएनएल। और मेरा स्टार्टअप अगर आज ही शुरू हो रहा है तो मैं 5 साल की बैलेंस शीट कहाँ से लाऊं? एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टअप जो है वो फ्यूचर फोकस्ड है और एमएसएमई जो है वो एक बिजनेस मॉडल है और दोनों का अपना महत्व है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जितनी भी पॉलिसीज डिज़ाइन हो रही है या जो भी कर रहा है वो फ़र्क इतना समझ नहीं पा रहा है, एकदम सा मिक्स कर दिया है ये सारी चीज़ें। आपको लगता है कि देश में स्टार्टअप्स को लेकर अभी अच्छी स्कीम्स हैं? कुछ स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं, मुझे ये नहीं पता कि फ़ायदा कितना मिल पा रहा है लोगों को, बट इससे एक चीज़ ये ज़रूर पता चल रही है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टार्टअप में स्कीम्स हैं, इसका मतलब ये क्लियर है कि हम सही दिशा में हम फोकस कर रहे हैं कि कुछ नई नई चीज़ें करें। स्टार्टअप की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं कि जब किसी एमर्जिंग इंडस्ट्री या एमर्जिंग मार्केट में जब आप जाते हो तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मतलब 100 स्टार्टअप्स आएंगे तब जाके 5 उसमें से सक्सेस होंगे। 95% फेलियर रेट होता है, लेकिन उन 95% फेलियर का भी काफ़ी महत्व होता है क्योंकि ये सारे मिलके ये डिसाइड करते हैं कि सही चीज़ क्या है करने का। क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के आप बताओगे कैसे, क्योंकि हर बार आप एक ही बार में सही कर दो जरूरी नहीं है। तो उसका महत्व एज अ कंट्री हम समझ नहीं पाए अभी तक, और यही कहीं ना कहीं हमारी एक सोसाइटी के माइंडसेट में भी है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस हायरिंग करते रहते हैं तो लोगों पे सोसाइटी प्रेशर बहुत रहता है। आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो वर्सेस एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, तो कोई बड़ी कंपनी का नाम बताओगे तो अरे ये तो यहाँ पे जॉब करते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप जिसका हो सकता है कि आपके आसपास वालों ने अगर नाम नहीं सुना है तो फिर आपका वो सोसाइटी में जो स्टेटस है उस पर फर्क आएगा। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हो सकता है कि स्टार्टअप में आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है कि आपको
नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिल रही हो। तो वो एक माइंडसेट भी है जिसके कारण, जैसे हम इंदौर जैसी जगह की बात करें ना, तो यहाँ पर इतने लोग नहीं मिलेंगे आपको स्टार्टअप में काम करने के लिए। ट्रेंड तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है। इंदौर को तो अभी और 5 साल लगेंगे जब हम स्टार्टअप की एक अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। यहाँ पर एक स्टार्टअप कम्युनिटी भी नहीं है आज प्रॉपर। तो अगर हम इस शहर की बात करें तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं अभी। तो हम यही डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एमएसएमई क्या है और स्टार्टअप क्या है। तो और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव नहीं आएगा, आएगा, लेकिन है कि ये कलेक्टिव चेंज भी होता है कि सोसाइटी क्या समझती है, आप पे किस टाइप का प्रेशर है। क्योंकि स्टार्टअप में आपका रिस्क ज़्यादा है तो हो सकता है कि रिवॉर्ड ज़्यादा हो। वो रिवॉर्ड आपका लर्निंग में भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड आपका फाइनेंशियली भी हो सकता है। और एक दूसरी चीज़ मैंने जो सीखी है कि स्टार्टअप का अनुभव भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका स्किल है वो कहीं ना कहीं इतना बढ़ा देता है कि आप डे टू डे लाइफ में भी छोटी छोटी समस्याओं को आसानी से पार कर जाते हो। अच्छी नौकरी के नाम पर ये एक परिभाषा है कि विदेश जाके जो काम कर रहा है वो ज़्यादा कमाएगा, वो ज़्यादा अच्छा उसका पैकेज होगा, वो ज़्यादा अच्छी नौकरी कर रहा है, तो लोग विदेश जाके काम करना पसंद भी करते हैं। फार्म कार्ड में मैंने सुना कि विदेश से लोग देश में आके काम कर रहे हैं, कुछ विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। तो कुछ लोग हम लोग जैसे कि बाहर से जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो अभी एक आए हैं जो सीईओ है कंपनी के। तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो वो एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब हम एमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो मेजरली उसमें आता है इंडिया और चाइना, कि अगर बिज़नेस करना है तो ये काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन क्योंकि चाइना की पॉलिसीज़ के कारण इतना कन्वीनियंट नहीं है वहाँ पर बिज़नेस करना, तो पूरे वर्ल्ड ने अपना फोकस इंडिया की तरफ कर दिया है। तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, कॉर्नेल, वॉर्टन, तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी एमर्जिंग मार्केट्स पर कोर्सेज शुरू कर दिए हैं इन्होंने, ये देखते हुए कि आगे एमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसी कंट्रीज़ को लीडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इंडिया के जो सीईओ हैं, भविष्य में ऐसा होगा कि लोग वापस इंडिया आएंगे और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वहाँ पर फोकस करेंगे। तो वो मार्केट की डायरेक्शन एस्टैब्लिश हो चुकी है। अगले 8 से 10 साल में ये बदलाव दिखेगा और उसी के कारण आप देखोगे कि आज भी मैं बता रहा हूँ कि अगर हम मेन सिटीज़ उठा लें, काफ़ी डिसेंट लाइफस्टाइल हो गया है। बैंगलोर जैसी सिटी हो गई, आपको हर टाइप का माहौल मिलने लग गया है, आपको हर टाइप का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, हर चीज़ें सही तरीके से कॉम्पनसेशन और ये सब यहाँ भी होने लग गया है आज। थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाए, क्योंकि मार्केट तो यहाँ है, अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ है। अच्छा, स्टार्टअप की हम बात कर रहे थे, इम्पैक्ट की बात करी, फिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है वो होती है कि फंडिंग। तो आपको क्या लगता है स्टार्टअप में फंडिंग का फंडा क्या है, कैसे मिलती है अच्छी फंडिंग? स्टार्टअप में काफ़ी वेरिएशंस आए हैं। अगर आप पिछले 5-8 साल उठा के देखोगे तो पहला जो फोकस रहा है वो हमेशा से मार्केट रीच और एक्सपेंशन पर रहता था। स्केलेबिलिटी और ये सारे फैक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 साल अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी परिवर्तन आया है। अब जितने इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते हैं, वो आपके बिजनेस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया, बात अब ये भी है कि कितना बड़ा और कर पाओगे और कितने सस्टेनेबल तरीके से इसको आगे ले जा पाओगे। तो ये भी एक दौर होता है जब स्टार्टअप्स का एक ट्रेंड शुरू होता है। तो क्योंकि हमने ये बड़ी बड़ी सक्सेस देखी हुई होती है कि एक साल में एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई, तो वो कहीं ना कहीं सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के माइंडसेट में वो बैठ गया था। बट मेरा मानना है कि ये काफ़ी अच्छा परिवर्तन आया है। हालांकि पिछले 2 साल से स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही है इन्वेस्टर्स की, और उसके पीछे काफ़ी कारण रहे हैं। यूएस में भी काफ़ी बदलाव आए हैं, वो सिलिकॉन वैली बैंक की बैंकरप्सी हो या फिर पोस्ट कोविड इम्पैक्ट्स हो या बड़ी बड़ी कंपनीज जो ले ऑफ्स कर रही है, फिर उसके बाद ट्रेजरी रेट का बढ़ना, तो ये सारे कलेक्टिव रीजंस के कारण
अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल से फंडिंग काफ़ी स्टार्टअप्स में लो हो चुकी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आगे अब अगले 6 महीने साल भर में चीज़ें में सुधार आएगा। ओके। तो ओवरऑल फोकस जो है आपको आपके बिजनेस मॉडल को सस्टेनेबल बनाने पे काम करना चाहिए। तो इम्पैक्ट पे पर भी फोकस करना है, बट एट द सेम टाइम उसके पीछे का जो अंडरलाइंग बिजनेस है और बिजनेस मॉडल होता क्या है। एक छोटी सी बात है आसान शब्दों में कि आप जो कर रहे हो इसका कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रहा है और उस पूरी प्रोसेस में आपको क्या वैल्यू मिल रहा है। और अगर ये बिजनेस मॉडल हो गया, और अगर दोनों को वैल्यू एक सही रीजनेबल लेवल का मिल रहा है तो आपका बिजनेस मॉडल सही हो जाता है। और वही वैल्यू जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है कि अगर आपने 500 रुपये के प्राइस पे कस्टमर को 800 रुपये का वैल्यू दे दिया, या वैसा ही वाइस वर्सा अगर बिजनेस के लिए भी हो गया कि 500 रुपये के कॉस्ट पे आपने 800 रुपये का मार्जिन जनरेट कर दिया, तो वो चीज़ें बढ़ते जाती है। तो ऐसा कैसा जब कोई सी कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है कि 10 टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया, तो वो उस तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाती है। तो गेम पूरा वैल्यू का होता है कि आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट को या इंडस्ट्री को या कस्टमर को या खुद को, बिजनेस को, उसके कितना वैल्यू मिल रहा है। नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? नेटवर्किंग का सबसे ज़्यादा महत्व है इसमें। इसके पीछे क्या होता है कि मेरा ये भी मानना है कि सही समय सही जगह, राइट टाइम राइट प्लेस पर होना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपने चाहे जितनी अच्छी चीज़ें कर ली हो, लेकिन आप सही समय पर सही जगह पर नहीं हो तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। तो क्या होता है कि नेटवर्किंग भी ऐसा नहीं है कि आज मैं आपसे मिल लिया कल किसी और से मिल लिया। नेटवर्किंग वो नहीं है। नेटवर्किंग ये होता है कि आप एक रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर पाते हो सकता है किसी नेटवर्किंग इवेंट पे आप 200 लोगों से मिलो, बट आपको क्या है कि फोकस वो सिर्फ एक ही से करना है, क्योंकि हो सकता है 2 या 5 ही आपको याद रहेंगे अगले 3 महीने बाद। तो वो नेटवर्किंग भी ऐसी क्रिएट करना है जिसमें वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग समझ पाए। क्योंकि जब स्टार्टअप में फंडिंग की बात आती है तो फंडिंग टीम पर की जाती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ना कि कंपनी पर। क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो वो चाहे जैसी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ जाएगी। आपकी टीम में जितना दम होगा उतना तेज़ी से आप आगे बढ़ पाओगे। तो वो अल्टीमेटली टीम के बाद एक इंडिविजुअलिटी पर भी आ जाती है कि आपका क्या कमिटमेंट है स्टार्टअप्स को लेकर, आपका क्या स्किल सेट है, आपको क्लैरिटी है या नहीं पहले तो नेटवर्किंग के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि जब नेटवर्किंग तो आपको करना है लेकिन सही तरीके से करना है, और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी पर बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको नेटवर्क में कम लोगों चल जाएगा लेकिन काम के लोग होंगे तो ही उस नेटवर्किंग का फ़ायदा है। ये हम हमारी लाइफ में भी आप देख सकते हो। आपके पास 100 दोस्त होने की बजाय अगर 2 या 5 ऐसे हैं जब ज़रूरत हो तब आ जाए तो आपकी लाइफ वैसे ही अच्छी निकल जाएगी। स्टार्टअप हो, बिजनेस आइडिया हो, सब में हायरिंग का बड़ा रोल है। और हायरिंग की जब बात चलती है तो बेरोजगारी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हायरिंग वर्सेस बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? एक चैलेंजिंग बात यह है कि जो भी कंपनीज हायर करना चाहती है उनको सही बंदे मिल नहीं रहे हैं, और जिनको जो जॉब चाह रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो बात आ रही है फिट की यहाँ पर, और वो फिटमेंट कहाँ से आता है? वो आता है स्किल सेट से। तो हम बात तो बड़ी कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन हमको बात करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट की, क्योंकि लोग हैं जिनको जॉब्स चाहिए, बट सवाल ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास स्किल है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्किल है तो आपको तो जॉब मिल ही जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आप किसी भी फाउंडर या किसी भी कंपनी के सीईओ से पूछेंगे ना तो हायरिंग इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो पर हायरिंग जो कॉस्ट बैठता है कंपनी को इतना नहीं बैठता। तो वो सही स्किल ढूंढना भी अपने आप में एक चैलेंज है। मार्केट में सही स्किल की अवेलेबिलिटी होना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमको स्किल डेवलपमेंट की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा फोकस स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। बहुत सारी अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी देखेंगे, नई नई स्कीम्स आई हैं स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट पर, जो एक अच्छी दिशा में बढ़ा है। बट उसके साथ ही क्या होता है कि सवाल ये आ जाता है कि अल्टीमेटली
बहुत सारे ऐसे सेंटर्स आज भी हैं जहाँ पर सिर्फ थियरी पढ़ा दिया लेकिन स्किल के नाम पे कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, फिर कोई सा टेस्ट हो जाता है, पास कर लिया, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया। तो स्किल क्या गेन किया? कुछ भी नहीं। सर्टिफिकेट। हाँ सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट। तो वो एक कारण है कि अगर जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो सवाल ये भी है कि आप काम कौन सा कर सकते हैं। अच्छा, जॉब्स की बात जब चलती है, आप कॉलेज लाइफ को अगर देखें, कॉलेज में आजकल ज़्यादातर केसेस में हम ये देखेंगे कि बस डिग्री कंप्लीट हो और हमें एक 10,000, 15,000, 25,000 से लेके 1 लाख की नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट है। और या फिर हम देखें तो देश में ये भी कहा जाता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो भी लाइफ सेट है। आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी और ये जो सरकारी नौकरी वाली बात है उसको? मेरा ऐसा मानना है कि जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होता, नॉलेज सिक्योरिटी होता है या स्किल सिक्योरिटी होता है। इसका मतलब ये है कि लोग ये मानते हैं कि अगर मैं अच्छी कंपनी में हूँ तो मेरी जॉब सिक्योर है, बड़ी कंपनी में हूँ, स्टेबल इनकम है तो मेरी जॉब सिक्योर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ रेज्यूमे लेके, आपको कैसे जॉब नहीं मिलेगी? आपका स्किल या आपका लेवल ही, अगर आपने नॉलेज ही इतना गेन कर लिया तो एक्चुअल सिक्योरिटी तो आपको वहाँ से आएगी। क्योंकि आपको अगर जॉब की स्टेबिलिटी चाहिए तो साथ में फ्रीडम भी चाहिए कि आपके पास फ्रीडम भी होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। और अगर वो करने के लिए क्या आपके पास नॉलेज और स्किल सेट है कि आप कहीं भी चले गए और कहीं पे भी आपको जॉब मिल, क्योंकि आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनका प्रोफाइल ऐसा है कि कहीं भी चले जाओ उनके लिए काम हमेशा रहता है। तो इंसान को फोकस वहाँ पे करना चाहिए कि या तो मैं अपनी फील्ड में इतना अच्छा हो जाऊँ कि मैं कोई सी भी कंपनी में काम कर लूँ, वो है एक्चुअल जॉब सिक्योरिटी। और जो दूसरा पॉइंट था आपका गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब्स को लेकर, अब क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि उसमें जो माइंडसेट है वो बहुत करप्ट है। जो गवर्नमेंट जॉब में मैं बता, मुझे ऐसा लगता है कि 90% से अधिक लोग होंगे वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ज़िंदगी भर जॉब रहेगी, जॉब स्टेबिलिटी है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली ये देख रहे हैं कि मैं बदलाव लाना चाह रहा हूँ। तो अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपका एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? आप करो, होता भी होगा बट उस लेवल का नहीं होता कि आपने काम कुछ नहीं किया तो भी आपकी जॉब चल रही है लंबे समय तक। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम आपने निकाली, और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के सबसे कठिन एग्ज़ाम्स में से एक है जो हमारे यहाँ के लोग निकाल पा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, वो हमारा एक माइंड दर्शाता है। लेकिन उसके बाद भी आपको अकाउंटेबिलिटी तो लेना पड़ेगी ना कि आपने इस साल क्या काम करा जिसके बदले आपको सैलरी मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, प्राइवेट जॉब में तो फट से डिसीजन ले लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब में ज़िंदगी भर तक चलते रहता है। तो लाइफ सेट। हाँ, तो वो माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक एज ए डेवलप्ड कंट्री होना आसान नहीं है। क्योंकि देश को चलाते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग कर रहे हैं और उस पर हम काफ़ी निर्भर हैं। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग हैं, अगर ये बदलाव पिछले 10 साल में अगर आप देख रहे हो तो वो आया भी है। लेकिन हमको अगर एक डेवलप्ड कंट्री के लेवल पर पहुंचना है तो जो गवर्नमेंट का खुद का जो वर्कफोर्स है उनको उस लेवल पे पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो उस कॉम्पिटिटिवनेस के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं या अगर वो उस लेवल के साथ काम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे डेवलप्ड कंट्री बनेंगे? तो वो भी एक चीज़ समझना ज़रूरी है। और हम भी दिन पर दिन सुनते आते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस होता है लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पहले जैसे गवर्नमेंट बैंक्स को लेकर ये बात कही जाती थी। अच्छा, फीस तो बढ़ रही है पढ़ाई में, वो तो एक अलग बात हो गई। इसके साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि पहले जैसे आपने बोला 5वीं पास कर ली तो एक छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाएगी, अभी उस छोटी मोटी नौकरी के लिए पीएचडी वाला भी अप्लाई कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। और क्या हो रहा है कि हमारा ध्यान एक बड़े बदलाव पर नहीं जा रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ एकेडमिक इन्फ्लेशन। कि पहले जैसे हम बोल रहे हैं कि 10वीं 12वीं भी हो तो आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल जाती थी। फिर बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट आई, फिर उसके बाद मास्टर्स, और अब आप जैसे कि पीएचडी वालों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो बात आ जाती है एकेडमिक इन्फ्लेशन की कि जैसे जैसे महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है वैसे वैसे एकेडमिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कल अगर बैचलर डिग्री का जितना वैल्यू था आज वो मास्टर डिग्री का भी नहीं रहेगा।
और उसके पीछे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। या तो कॉम्पिटिटिवनेस भी एक फैक्टर हो गया, एक एजुकेशन लेवल का बढ़ना ओवरऑल, ये भी एक फैक्टर हो जाता है। तो जब भी लोग मेरे से पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि एटलीस्ट अब आज के समय में आप बैचलर डिग्री तो भूल जाओ, मास्टर्स तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आपको उसमें चैलेंज आएगा। और एक और है कि यहाँ पर सिस्टम भी अलग होता है। बैचलर में आप पूरा एक सब्जेक्ट जो उसके अराउंड सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हो, मास्टर्स में आप एक फोकस्ड सब्जेक्ट पर स्टडी करते हो। तो आपका सब चीज़ कम जानने से बेहतर होगा कि आप एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानें, ताकि आपका उसमें स्किल और एक्सपर्टीज़ दोनों डेवलप हो। तो ये एकेडमिक इन्फ्लेशन सारे बच्चे जो आज के, सबको समझना पड़ेगा कि अगर आप सोच रहे हो कि बैचलर डिग्री के बाद जॉब ले लूँ तो फिर अगले 5 या 8 साल में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। है। अच्छा, चूँकि जॉब की हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ही कॉलेज से होती है। आपने विदेश में इतना लंबा टाइम बिताया है और पढ़ाई भी आपने विदेश की यूनिवर्सिटीज़ से की है, तो वहाँ की और यहाँ की लाइफस्टाइल एजुकेशनल हिसाब से अगर हम देखें, उसमें कितना फ़र्क देखते हो आप? काफ़ी डिफरेंस हैं। जैसे कि हम लोग काफ़ी थियोरेटिकल रहे हैं शुरू से। अभी रिसेंट में एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज जो आ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से बैचलर डिग्री करके जब वहाँ गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं एक फेक कॉन्फिडेंस था कि एकेडमिक में तो मैं काफ़ी अच्छा हूँ। लेकिन जब वहाँ गया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है शुरू के 3 से 6 महीने कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो इतना हाई था इंजीनियरिंग को लेकर कि आपको ये बेसिक चीज़ें पहले से ही पता होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कैसे भी करके पढ़ा देते हैं और फिर वो वही वाली बात आ जाती है कि ये 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, उस पर फोकस करके आपने सब्जेक्ट पास कर लिया, वो आपके इंटरेस्ट में हो ना हो, वो सारा कैसे भी करके हम लोग आखिरी में डिग्री सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो पूरा हमने जो समय लगाया है, मान लो 4 साल आपने अगर बैचलर डिग्री की है, तो उसका हम क्या फ़ायदा उठा पा रहे हैं हमारे जीवन में। तो वो सोच एक वहाँ पर नहीं बन पाती है। और सेकंड, जब हम वहाँ की बात करते हैं तो पूरा प्रैक्टिकल होता है। जब आपको प्रोजेक्ट दिए भी जाते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, मान लो एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, तो पूरी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई सा भी प्रोजेक्ट उठा दो। आप रिसर्च पेपर भी और ये सारी चीज़ें जब कर रहे हो तो एकदम यूनिकनेस और ऐसा कुछ करवाएंगे जो एकदम अलग हो या ओरिजिनल वर्क हो। आप यहाँ से वहाँ से उठा नहीं सकते, कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम यही होता है बहुत सारे चीज़ों में। अब हाँ, मेरा ये भी मानना है कि जो करंट एजुकेशन पॉलिसीज़ अब जो नई आई है उसमें धीरे धीरे ये सारे बदलाव आएंगे। बट एक चीज़ सबको ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जब किसी एजुकेशन पॉलिसी की बात आती है तो एक जनरेशन लगता है किसी भी चीज़ को बदलने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको जब एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो मिनिमम 15 साल लगेंगे उस लेवल पे हमको पहुँचने के लिए, क्योंकि एक जनरेशन को पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर तरह समझना पड़ेगा, तब जाके वो एक माइंडसेट बढ़ा पाएंगे। लेकिन आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ा है, उसको देखा है? हाई लेवल मैंने उसको समझा है, तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि काफ़ी प्रैक्टिकलिटी पर बात की जा रही है, कॉग्निटिव लोड की बात की जा रही है कि मेंटल जो प्रेशर हमारे यहाँ बन रहा है पढ़ाई के कारण भी बन रहा है और सोसाइटी के कारण भी बन रहा है। सोसाइटी के कारण ज़्यादा बनता है। हाँ, तो और ये सब क्या है कि सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो थियरी प्लस आपका मार्क्स कितना है इस पर है, तो सोसाइटी भी उसको वैल्यू करती है। अगर हाँ, और उसका एक सीधा एग्जांपल अगर आप देखें तो कट ऑफ्स है ना। आप बड़ी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स देखें 99.99, 99.98, 4 परिवारों का गुजारा हो जाता है इतने मार्क्स से। हाँ, अब आप छोटे परिवारों का अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि जब आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब अप्लाई करते हो तो सिर्फ एग्ज़ाम काफ़ी नहीं है, उसका वेटेज तो सिर्फ 25% होता है। बाकी 75% में ये देखते हैं कि आपने और क्या करा है आपकी लाइफ में। वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, आपके लीडरशिप स्किल्स हो गए, आपने कोई सा और क्या सोशल वर्क किया, आपका एक्सपीरियंस हो गया। तो वो सारा ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं, ना कि सिर्फ आपके स्कोर को। तो उनका असेसमेंट का क्राइटेरिया ही वहाँ पर पूरा चेंज हो जाता है, जो अभी यहाँ पर भी कुछ कॉलेजेस हाँ ये अप्लाई कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बट सिर्फ कट ऑफ से चीज़ें हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सीखना एक अलग चीज़ है और मार्क्स लाना अलग चीज़ है। जो मार्क्स ले आए
ज़रूरी नहीं है कि उसका नॉलेज भी इतना हो या उन्होंने सीखा भी हो उतना। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। नौकरी की इतनी बात चली रही है, तो आपने तो विदेश में काम किया ही जी। है ना? तो कौन सा एक बदलाव आपको लगता है लाइफ़स्टाइल को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पे जो नौकरी करते हैं, उसमें होने की आवश्यकता है, या वो अगर हो जाए तो थोड़ा और मज़ा आए काम करने में? तो जो सबसे बड़ा एक मैंने डिफरेंस देखा है वो है इकोनॉमिक नॉन यूनिफॉर्मिटी का। ओके। इसका ये मतलब है कि जैसे किसी कंपनी को अगर आप लोगे, एक सीईओ है और एक मान लो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, तो अगर हमारे इंडिया में क्या होगा कि सीईओ का खाना जहाँ से आएगा वो, या जहाँ से वो खाना अगर ऑर्डर करना हो मान लो, और जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आएगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। 50 रुपये और 500 भी या 5,000 भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर एक ये इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं जैसे मान लो कि यूएस या कनाडा जैसी अगर जगहों पे हम देखते हैं, तो आपका एक जो एवरेज डेली मील वाला जो रहता है वो $15-20 का रहता है। तो वो जो गैप जो है वो काफ़ी कम होता है। तो वहाँ पर भी सेम रेस्टोरेंट में आपका जो सीईओ है वो वहीं पे हो सकता है आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है ना। तो उससे क्या होता है कि एक सोसाइटी का जो माहौल होता है एक सेटिस्फैक्ट्री होते जाता है कि मैं जो बेसिक चीज़ें हैं अपने जीवन की वो मैं हासिल कर पा रहा हूँ। और उसके पीछे भी अगर हम लॉजिक देखेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पर मिनिमम वेज होता है जो सही में एप्लीकेबल होता है। जैसे इंडिया में लगभग 9,500 रुपये महीना एक मिनिमम वेज है कि है, मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो ये काफ़ी फ़र्क है। और सवाल ये भी आ जाता है कि क्या वो 9,500 सफिशिएंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वहाँ का जो मिनिमम वेज होता है वो एक, मुझे ऐसा लगा कि एक प्रॉपर जो अमाउंट है वो असेसमेंट के साथ एक आप अपनी बेसिक जो ज़रूरत है रहने और खाने की वो एक थ्रेशहोल्ड स्टैंडर्ड पर कर पाते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट था कि वहाँ और यहाँ में मतलब जब हम जॉब या उसके माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो वर्क फोर्स है उसके माइंडसेट में ही काफ़ी बदलाव आ जाता है। क्योंकि हम लोग किसी कंपनी में मतलब मेजॉरिटी लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उनका पहला ये होता है कि पैकेज क्या रहे। तो उनका जो माइंडसेट होता है वो वहीं तक सीमित हो जाता है। उनका माइंडसेट ये नहीं रहता है कि मैं ऐसा क्या करूँगा या नया कुछ करूँगा जिससे कुछ बदलाव आएगा या मैं क्या सीखूँगा। तो वो एक बहुत बड़े माइंडसेट में परिवर्तन आ जाता है। और वहीं पे वहाँ पे देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाली सोच में बहुत फ़र्क है। मतलब और एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी सेट कर दिए जाते हैं कि यहाँ पर मतलब बहुत बार जैसे हम लोग स्किल की बात कर रहे थे कि बहुत बार स्किल्ड वर्कफोर्स मिल नहीं पाता है, तो कंपनी भी वेरिएशन देती है, सीधा 100% रेस दे के दूसरी कंपनी हायर कर लेती है। तो वो दिख रहा है, वर्कफोर्स को भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है हर चीज़ में कि ऐसा नहीं है कि चलो एक एवरेज 12%, 15%, 20% रेज है तो खूब से खूब 5-10% ऊपर नीचे होगा, तो 100-200% भी हो जाता है बहुत सारी जॉब्स में। तो उसके कारण क्या होता है कि एक अच्छा भी है वर्कफोर्स के लिए, लोगों के लिए ये एक अच्छी बात भी है कि आपके पास इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माइंडसेट भी करप्ट करती है। तो वो जो बैलेंस लेके चलते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को अभी लाइफ में जीवन की दिशा और दशा तय करनी है, जो या तो पढ़ रहे हैं या पढ़ के डिग्री कंप्लीट करके भी बस बाहर आई हैं, बैठे ही हैं, स्टार्टअप या जॉब? अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा तो स्टार्टअप, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि स्टार्टअप इज़ नॉट फॉर एवरीवन। क्योंकि अब आपको खुद को असेस करना है कि आप स्टार्टअप में क्या होता है कि बहुत बार एक एम्बिग्विटी सी होती है कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू आप जाते हो, जैसे अभी डिज़ाइन थिंकिंग की काफ़ी बात करते हैं पिछले कुछ सालों से। तो ये सारी प्रोसेसेस आप सीख भी लो तो उसके बाद भी आपको ये पता नहीं होता है कि आप सॉल्यूशन उसका निकाल पाओगे या नहीं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनोवेशन के बारे में कि इनोवेशन इज़ अबाउट नेविगेटिंग अराउंड एम्बिग्यूटी, कि आपको ये जो एम्बिगुअसनेस है और जो अनसर्टेनिटी है
क्या आप उसको नेविगेट कर सकते हो या आपको फिक्स चीज़ें चाहिए? अगर आपको फिक्स चाहिए तो नौकरी। ना तो नौकरी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हसल कर सकते हो तो स्टार्टअप। सेकेंड पॉइंट होता है रिस्क। लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। बात जब रिस्क की आती है तो सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क की नहीं आती है, आप अपने टाइम के साथ भी रिस्क ले रहे हो, एफर्ट के साथ भी रिस्क ले रहे हो, आपके स्किल सेट के साथ भी रिस्क ले रहे हो। तो जब वो क्लैरिटी हो आपको कि हाँ मैं अपने समय के साथ रिस्क ले सकता हूँ कि मैं इतने साल इस चीज़ को दे सकता हूँ और मुझे क्लैरिटी है, तो आप फिर वापस वही स्टार्टअप वाली बात आ जाती है। और फिर बहुत बार क्या होता है कि लगातार क्या है, स्टार्टअप और जॉब में शुरुआत में ये फ़र्क आ जाता है कि स्टार्टअप में आप जब भी जगह हो सोचते रहते हो कि क्या करना है या क्या चल रहा है। जॉब में जब आप जैसे ही घर गए कि आप चाहो तो स्विच ऑफ हो सकते हो, काम को पूरा बिल्कुल छोड़ सकते हो, बट स्टार्टअप में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, समय लगता है उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए तो जॉब, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करना है तो स्टार्टअप। अच्छा, फार्म कार्ड चूँकि किसानों के लिए काम कर रही है, आपका अभी तक जो भी अनुभव रहा है फार्म कार्ड के साथ काम करते हुए, या आपने जो रिसर्च किया था किसानों के ऊपर उनके पॉइंटर्स को देखकर, दो चीज़ें जो भी किसान इस एपिसोड को देख रहे होंगे उन्हें करनी चाहिए, दो बातें जो उन्हें करनी एकदम बंद कर देनी चाहिए। तो जो सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि किसान को जो फार्मिंग है, हमारा फार्मिंग एक इमोशन से जुड़ा हुआ है ना, और एक अच्छी बात भी है ये, लेकिन हम उससे प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, वो भी क्लैरिटी है हमको। हम नुकसान करने के लिए तो खेती कर नहीं रहे। बिल्कुल। तो पहला तो आपको फार्मिंग एज अ बिजनेस करना पड़ेगा। आपके जो फार्मिंग के जो डिसीजन है वो बिजनेस बेस्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। सेकंड, सोच की बात करूँगा मैं, क्योंकि जब हम परिवर्तन या ग्रोथ की बात करते हैं तो बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे रिसोर्सेज और ये सब दे दिए तो आप में बदलाव आ जाएगा। बात आती है कि क्या आप आपकी सोच बदलने के लिए तैयार है या नहीं। तो उनको थोड़ा सा और ओपन माइंडेडनेस होना पड़ेगा नई चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार, और उसमें क्या होता है कि उनकी भी गलती नहीं है, वो बहुत बार इतना बाहर नहीं निकल चुके होते हैं तो एक्सपोजर बहुत कम होता है, तो उसके कारण उनकी एक जो सोच है उसमें भी एक लिमिटेशन आ जाता है। और उस लिमिटेशन जैसे आ जाता है तो वो फिर जीने में भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि एक सोच बन जाती है कि हम तो ऐसे ही रहेंगे या हमारा तो कुछ हो नहीं पाएगा, वैसा ही रहेगा। तो एक वो सोच परिवर्तन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को बहुत लोग सोचते कि अरे यार ये तो फ्लफी है, आपने तो बोल दिया सोच बदल लो, कैसे सोच बदलेंगे। और लेकिन बात वही है कि हम यहीं से तो सोच बदलना बंद कर देते हैं। पहले हम समझे तो सही कि सोच है क्या या कैसी सोच होना चाहिए और एक अच्छा जीवन क्या हो सकता है। क्योंकि खेती सिर्फ हम खेती करने के लिए नहीं करते हैं ना, उसके पीछे भी काफ़ी मकसद है कि हमारा जीवन अच्छा हो या उससे जो प्रोड्यूस आ रहा है वो बाकी लोगों के काम में आएगा। तो माइंडसेट हो गया, टैक्स सेवी हो गया, दो चीज़ जो उन्हें नहीं करनी है। दो चीज़ें नहीं करनी है, उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूँगा कि किसानों को सबसे पहले तो बेचारा बनना बंद करना पड़ेगा। समस्याएं हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा समस्याएं, क्योंकि जो शहर में रह रहे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी उन्हीं समस्याओं में बैठ जाएं कि हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो वहाँ पे उनको वो चीज़ मतलब बेचारा बनने की बजाय मुश्किल रहेगा, बट एक ये सोचना पड़ेगा कि अब हम इन चीज़ों से कैसे निकलें या कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अच्छा कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं अब, तो ये देश के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, कहीं ना कहीं जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण ये सारी चीज़ें आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार, अब मैं थोड़ा सा टैक्टिकल जाऊँगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम हाई प्रोडक्शन लेने के लिए हम ये नहीं देते हैं कि सॉइल का क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है ना। तो इसको एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर
मतलब काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अब वो लोग रिसर्च करने लग गए हैं कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कुछ समय बाद जो मिट्टी है ज़मीन की वो उपजाऊ नहीं रहेगी। तो अगर हम आज अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड और ये सारा जब उपयोग करेंगे तो सॉइल तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन एनवायरनमेंट भी पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और वो जो एक बात जो है ऑर्गेनिक की जो आजकल कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है कि एक मतलब बात है कि ऑर्गेनिक इज़ अ ट्रेंड। रियलिटी ये है कि इट हैज़ टू बिकम अ लाइफस्टाइल, इट्स जस्ट नॉट अ ट्रेंड। और किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ होती है कि जैसे उनको उनका प्रोड्यूस का सही रेट मिलने लगेगा, वो भी ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज ऑर्गेनिक को लेकर काफ़ी दूसरे चैलेंजेस भी हैं। तो मेरा यही रहेगा कि जो सेकंड वाला जो पॉइंट है, अगर मैं उसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमको एनवायरनमेंट और इन सारी चीज़ों का और भविष्य एग्रीकल्चर का उसको ध्यान में रखते हुए हमको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस साइंटिफिक और सही तरीके से करना चाहिए। ओके। तो स्टार्टअप और किसानों से लेकर आज जो भी बातें फार्म कार्ड के फाउंडर और सीईओ अतुल पाटीदार से की हैं मैंने, उम्मीद करता हूं कि उनसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर हमें ऐसे ही कृषि प्रधान देश बने रहना है और अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना है, तो हमारे देश के किसानों को टेक्नोलॉजी से और इनोवेशन से जुड़ना होगा। और उसके लिए ज़रूरत है किसानों के साथ साथ जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, वो ऐसे स्टार्टअप और ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएँ जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे फार्म कार्ड काम कर रही है। उम्मीद के साथ, आशा के साथ कि हमारे देश के जो किसान हैं उनका भविष्य और उज्जवल हो, हमारे वो लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी बने। इस उम्मीद के साथ इस शो में इतना ही। देखते रहिए आरजे गौरव टॉक्स। मैं हूं गौरव और जल्द ही एक नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे हमारे साथ जुड़कर आप हमारे साथ आगे के लिए कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।